चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स। एक तो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा हुआ है सिंपल से एलिमेंट का, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप ज्योमेट्री, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन सारी बातों को बता सकेंगे, इस पर डिस्कस कर सकेंगे। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक अच्छा सा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कॉम्प्लेक्स को दो कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक है ना। एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब कहते हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मेशन, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो वहाँ पे डी ऑर्बिटल को देखते हैं कि आउटर वाला यूज़ हो रहा है कि इनर वाला यूज़ हो रहा है। अगर डी का आउटर ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है तब वहाँ पे कहते हैं कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक, अगर डी का आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर डी का अंदर इनर वाला ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है तो उसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के और नाम दिए जाते हैं, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को आप कहते हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हो, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स भी कहते हो। इसी तरीके से आउटर ऑर्बिटल को स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको आप बोलते हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से इस कॉम्प्लेक्स हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे कॉम्प्लेक्स की दो कैटेगरी आ गई थी। अब हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो उसके बाद देखेंगे कि हमारा कंपाउंड कैसा है, हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, या कहें कि आउटर ऑर्बिटल है कि या इनर ऑर्बिटल है, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन की जहाँ पे बात है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में देखिए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये सब हुआ करेंगे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स की बात आएगी तो इतने की बात होती है, sp और sp2 कॉम्प्लेक्स में मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा sp कैसे होता है, पूरा कौन से हाइब्रिडाइजेशन में p का कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, d का कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है। d में जो 5 ऑर्बिटल होते हैं, d में ये 5 ऑर्बिटल जो होते हैं 1 2 3 5, ये है ना, ये डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डी जनरेटेड होता है, यानी कि 5 ऑर्बिटलों की एनर्जी से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इस ऑर्बिटल को एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। अब जब हाइब्रिडाइजेशन में डी का इस्तेमाल हो गया, डी ऑर्बिटल यूज़ हुआ, तो डी का ये कौन सा ऑर्बिटल यूज़ हुआ है बच्चों, उसको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, उसको पूछ लिया करते हैं। तो देखिएगा ज़रा सा कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक s ऑर्बिटल लगा होगा, 3 p ऑर्बिटल लगे होंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे पूरी प्रोसेस करूं कि एक s और एक p मिले तो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसमें एक p और ऐड हो गया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसमें एक p और ऐड हो गया तो sp3 हो गया, ठीक है। अब इसमें एक d का इस्तेमाल कीजिए और सिंगल sp3d हो जाएगा। तो d का कौन सा ऑर्बिटल यहाँ यूज़ हो रहा है, देखिए जब एक d ऑर्बिटल हो तो वहाँ पे dz स्क्वायर ये इस्तेमाल होता है, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद अगर sp3d2 मिला तब d का कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो d इसमें कौन कौन सा का होगा, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। और लास्ट में आपका ये sp3, ये sp3d3 है। तो बाकी जो ये 3 ऑर्बिटल बच रहे हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक,
ये इस्तेमाल है। तो किस डी ऑर्बिटल के मिलने से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन होता है उसको लैंग्वेज में न लिख के हमने एक फ्लो चार्ट बना दिया। इसको बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हो। एक हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। देखिए ये डी पहले आए, यही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डी बाद में आएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये इनर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे DZ², ये जब भी डी का एक ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा होगा तब वहाँ पे कहोगे DZ² का यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद सारे हाइब्रिडाइजेशन का एक शेप हुआ करता है। देखिए यहाँ का शेप sp का जो है लीनियर होता है, शायद आप सभी लोगों को पता होगा, जिसको पता है जल्दी से आगे बढ़ जाइएगा। ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ये होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल। और ये होता है आपका sp3। इसको पहले कर लेते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ये होगा, और ये ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि सबके शेप और ज्योमेट्री जानना ज़रूरी होगी। ये हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक। ये तो बात हो गई शेप और हाइब्रिड। अब कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे आप निकालोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे पता लगाओगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के बाद ही आप ज्योमेट्री को बता पाओगे, उसका डाइपोल मोमेंट बता पाओगे, उसको पैरा या डायमैग्नेटिक की कैटेगरी में अलग कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले यहाँ पे आपको ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि कौन से लाइगेंड वीक की कैटेगरी में आते हैं, कौन से स्ट्रांग कैटेगरी में आते हैं। मैंने लाइगेंड्स, वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ लाइगेंड्स लिखते हैं। ये उसके बाद फ्लोराइड आयन, ये क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन। इतना लाइगेंड्स के बारे में तो ज़रूर हमेशा याद रखना होगा। ये पहले जो 3 हैं, ठीक है ना, इसको मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड्स हैं, ठीक है। ये लाइगेंड्स हैं। लाइगेंड्स क्या होते हैं? सेंट्रल एटम को कॉम्प्लेक्स में जो एटम या ग्रुप, ठीक है, सराउंड किए होते हैं उसको लाइगेंड्स कहते हैं। तो स्ट्रांग फील्ड लाइगेंड्स होते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का ये वीक लाइगेंड्स हैं। जो स्ट्रांग लाइगेंड्स होते हैं वो प्रोवाइड एनर्जी फॉर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये डू नॉट प्रोवाइड, ठीक है, ये डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी फॉर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस अमोनिया को मैंने एक अलग लिखा हुआ है, यानी ना इसमें रखा ना इसमें रखा, इसलिए कि अमोनिया देखिए कहीं तो पेयरिंग नहीं कराता, लेकिन एक जगह पेयरिंग कराता है। तो वो ये बात इंपॉर्टेंट बन जाती है कि अमोनिया जो होता है ये कोबाल्ट में पेयरिंग कराता है, पेयरिंग इन कोबाल्ट। तो पहले तो इतनी सी बातें याद रखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये पेयरिंग कराएंगे, ये पेयरिंग नहीं कराएंगे, ये सिर्फ कोबाल्ट में पेयरिंग कराएगा। उसके बाद एक बात और याद रखना बच्चों, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती है, ये इन प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स अगर होगा तो प्लेटिनम में सब की सब पेयरिंग कराएंगे, वीक वाला भी पेयरिंग कराएगा और स्ट्रांग वाला भी पेयरिंग कराएगा। माने यहाँ पे पेयरिंग जो होगा वीक लाइगेंड्स भी कराएगा, यहाँ पे पेयरिंग स्ट्रांग लाइगेंड्स भी कराएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों पेयरिंग कराएंगे। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन निकालने में एक पॉइंट और, ठीक है ना, कि कोबाल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर दिया करता है 3d से 4s में। ये कोबाल्ट ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d to 4s। देखिए जब भी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने जाइए कॉम्प्लेक्स का, इनमें से सारी बातें याद होना ज़रूरी है, नहीं याद होगी फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे ये लाइगेंड्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड, सबसे स्ट्रांग ये हो जाएंगे, ये पेयरिंग कराएंगे, ये नहीं पेयरिंग कराएंगे, ये सिर्फ कोबाल्ट में पेयरिंग कराएगा, ठीक है। प्लेटिनम में सारे की सारे पेयरिंग कराएंगे, माने वीक और स्ट्रांग दोनों। और जहाँ कोबाल्ट आएगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा दिया करेगा, 3D से 4s में ट्रांसफ़र करा दिया करेगा इलेक्ट्रॉन को। एक बात और याद रख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है उसको, और वो क्वेश्चन किस पे बेस्ड होता है, इसी लाइगेंड की स्ट्रेंथ पे बेस्ड हो जाता है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड जो होती है, ये स्ट्रेंथ ऑफ लाइगेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। और एब एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ के हुआ करती, E = hc अपॉन लैम्डा। सभी को पता है एनर्जी लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड लाइट की वेवलेंथ है। तो देखिए ना, कॉम्प्लेक्स अगर इसका कॉम्प्लेक्स है तो एनर्जी एब्जॉर्ब खूब होगी, उसकी वेवलेंथ क्या हुआ करेगी, कम हुआ करेगी। जैसे कुछ कॉम्प्लेक्स अगर हम लोगों को दे दिए जाएँ, कुछ कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, जैसे निकल NO2, ये कॉम्प्लेक्स मेरे पास है, उसके बाद निकल क्या हुआ, हाँ? अरे रुक जा यार, बड़ा निकल H2O +2, ये हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है ना। और इनमें हमको देखना है किसमें वेवलेंथ क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नाइट्रो NO2 देखिए, इसमें अमोनिया है, वाटर है, सबसे स्ट्रांग ये है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब सबसे ज़्यादा होगी, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। सबसे वीक लाइगेंड ये दिख रहा है, देखिए इन तीनों में, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, इसकी लैम्डा सबसे ज़्यादा, तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड की ये हो जाए। तो ये एक क्वेश्चन बन जाया करते हैं, ठीक है ना, लाइगेंड्स की स्ट्रेंथ के बेस पे। अब हम लोग आते हैं हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं, उसको बड़ा आसान सी बात होती है, ठीक है ना, उसको सीखते हो आप लोग। चलिए आइए सीखते हैं। आप जैसे मान लीजिए कि K4FeCN6 है, इसके हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, जब भी हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप पता करोगे आयरन की, तो देखिए +2 आती दिख रही है, पता होगा, है ना। और +2 अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 1s2 करते करते 4s2 आप जाते हो, और 3d6 ये 26 आयरन होता है, लिख लिया। लेकिन अभी ये हम लोगों ने एटम के लिखे, आयन के नहीं लिखे। आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप बनाते हो, तब आप क्या करते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से रिमूव कर देते हो, निकाल देते हो। 2 निकालना है क्योंकि +2 चार्ज है, तो ये हमारा बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे डी में देखिए आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d6 है। और यहाँ पे Cn जो होता है ये पेयरिंग कराता है, और पेयरिंग कराएगा तो देखिए, ऐसे तो हुंड रूल होता कि अगर एक से ज़्यादा एनर्जी सेम एनर्जी के एक से ज़्यादा आर्बिटल है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल करके भरते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रांग लाइगेंड होता है, ये कहता हुंड को फॉलो नहीं करने दूंगा, मैं पेयरिंग कराऊंगा, क्योंकि ये स्ट्रांग है, ताकतवर है। हुंड को जो है क्या करता है, नहीं मानने देता है, और ये पेयरिंग करा देता है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए आपके पास कुल कितने लाइगेंड्स है, 6 लाइगेंड्स। अगर मैं इसको करूँ तो Fe, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा 6 Cn आएगा। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम को जोड़ने वाले, सेंट्रल एटम को सराउंड करने वाले कितने, 6 एटम है, 6 लाइगेंड्स हैं। आपके पास जो होता है कितने खाली ऑर्बिटल होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल 6 ऑर्बिटल होने चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्बिटल हैं। तब क्या करते हो आप 3d के बाद 4s ऑर्बिटलों को बढ़ाइए। 4s अभी भी 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अभी भी कमी है। अब उसके बाद और ऑर्बिटल को बढ़ाइए। 4s के बाद जो है क्या करेंगे, 4p करेंगे। अब देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6
6 आपको ऑर्बिटल चाहिए थे वैकेंट, क्योंकि 6 लाइगेंड्स थे, अब 6 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑर्बिटल यूज़ हो गए हैं हाइब्रिडाइजेशन में। और इस तरीके से आपका हो गया। देखिए डी का कैसा अंदर वाला इस्तेमाल हुआ है, एस बाहर 4 है, D3 है, तो यहाँ पे D2, यहाँ पे क्या ऐसे कहें, कौन सा D2 हो गया, और एक S है और 3 P है। ये हाइब्रिडाइजेशन आया K4 FeCN6 में, ठीक है। अब कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, क्योंकि D पहले आया इसलिए क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कहेंगे कैसा है, इनर वाले कैसे होते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और कैसा शेप हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से कहे यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कैसा है, डाया मैग्नेटिक है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लिया करेंगे, ठीक है। इसी तरह से K3 की अगर जब बात करेंगे, K3 FeCN6 से लाओगे K3, तब यहाँ पे देखिए आपका +3 हो जाएगा, क्यों +3 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगी, +3 हो जाएगी तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, सब कुछ ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब अब K3 FeCN6 से क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। ये एक चीज़ें बदल गई, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही होगी। देखिए अगर मैं यहाँ पे CN6 के बजाय अब मैं F6 कर दूँ या H2O6 कर दूँ, माने वीक लाइगेंड्स कर दूँ, ठीक है ना, वीक लाइगेंड्स कर दूँ, तब आपका क्या हो जाएगा, पेयरिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ऐसे नहीं होंगे। अब देखिए कैसे होना है, अब ज़रा सा देखते हैं। अब सब कुछ बदला हुआ बदला सा रहेगा, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5, बस 5 ये, और 3D K4 Fe F6 से होता है, और Fe2 3D 6। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होना, इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, कितने ऑर्बिटल चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अभी एक भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं। 3D के बाद आगे बढ़ाइए तो 4s आता है, 4s के बाद क्या आता है, 4p आएगा। 4p का अभी भी 1 2 3 4 ही हुआ है। अब देखिए अब D में जाएगा 1 2 3 4 5। अब ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो अब 6 हो जाएगा यहाँ तक, और यहाँ तक 6 होने का मतलब क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखिए, सॉरी ये तो खले नहीं, ये 1 2 3 4 5 6, तो S से P3 और D2, अब ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे D का आउटर ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, बाहर का D लिया गया है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन तो वही आया है जैसा कि sp3d, पहले D2 sp3 आया था, अब sp3d आ गया, ठीक है, sp3d2 आ गया है, और ऑक्टाहेड्रल शेप ही हुआ करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे इस तरीके से आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो है देखिए कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जो कि कुछ गलतियां जहां पे हो सकती है। ये तो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन था और आप लोग निकाल लोगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आया करता है, बार बार देखते हैं उस पर ज़रा सा, निकल टेट्रासाइनाइड पे +2 और एक निकल, ठीक है, और टेट्रा क्लोराइड -2, ये कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों निकल हैं, दोनों पे आयरन की निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +2 को आप लिखोगे +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से बढ़ाते जाओगे 4s2 जाओगे और 3d8 आएंगे, ठीक है ना। 3d8 आएंगे, +2 है, ये निकल गया, ठीक है। D में 8 बचा हुआ है, D में 8 बचा हुआ है, तो D को 8 बनाइए, 1 2 3 5, 3d8। अब देखिए CN क्या स्ट्रांग लाइगेंड्स है, पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करा दीजिए, और 1 2 3 4 5 6 7 8। D का एक ऑर्बिटल यहाँ पे बचा हुआ, आपको चाहिए कितने, 6 चाहिए, क्योंकि 6 लाइगेंड्स है, 6 लाइगेंड्स है,
तो आगे बढ़ाओगे 3D के बाद क्या आएगा 4s आएगा, 4s कर लिया। अभी भी बात पूरी नहीं हुई है, बढ़ाना पड़ेगा। 4s के बाद 4p आएंगे, चलिए 4p बना लिया। 1 2 3 4 5 ही हुआ है, अभी और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे सॉरी, ये 4 होना चाहिए, अभी तो 4 की बात करिए, अभी 4 की बात करिए, ठीक है। तब देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक पूरा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, D बना और एक S आया और 2P आया, DsP2। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, DsP2 स्क्वायर प्लेनर, DsP2 स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है। देखिए कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब इन्हीं जैसा बिल्कुल लग रहा था ये, है ना, देखिए NiCN4 NiCl4, ठीक है ना, +2 यहाँ पे। लेकिन जब यही बात है, यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग है, ये कैसा वीक है, ये पेयरिंग कराया तो ये पेयरिंग नहीं कराएगा। तो यहाँ पे देखिए पेयरिंग नहीं कराएगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, पेयरिंग नहीं कराएगा। तो इलेक्ट्रॉन देखिए 3D8 में आप फिल जब करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, ठीक है। आपको 4 ऑर्बिटल चाहिए, एक भी खाली नहीं है। आगे बढ़ाइए बात को, ठीक है ना। तो 3D के बाद 4s आता है, 4s के बाद 4p आता है, 4p आता है, 4p लीजिए। 1 2 3 4 ऑर्बिटल आपको चाहिए और 4 ऑर्बिटल यहाँ पे इस्तेमाल हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया। देखिए कितना फ़र्क आ गया, DsP2 और sp3, ठीक है ना। वो खेल किसका है, लाइगेंड्स का। एक लाइगेंड स्ट्रांग है और एक लाइगेंड्स वीक है, और उससे आप निकाल लें। अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और दूसरी बात क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसा हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। और पैरा मैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक मोमेंट m = n+2, ठीक है। और निकालेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 3 के आसपास आ जाएगा। चलिए 2.89 इस तरीके से, ये बोर मैग्नेटानबियम यूनिट हुआ करेगी। इस तरीके से आप जो है हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिएगा ज़रा सा, यहाँ पे निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। और निकल जो होता है, ज़रा सा देखिए, अगर पीरियाडिक टेबल में जाइए तो निकल के ठीक नीचे आता है पैलेडियम के ठीक नीचे आता है प्लेटिनम, ठीक है। बच्चों ध्यान से करिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। अगर प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स आपको मिल गया, जैसे PtCl4 ये मिल गया, ठीक है, या चलिए PtCN4 मिल गया, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स मिल जा रहे हैं, माइनस और Cn-2 कॉम्प्लेक्स मिला, प्लेटिनम के मिल रहा है। ये देखिए वीक है, ये लाइक जैसे यहाँ थे, निकल वीक था, स्ट्रांग था, देखिए वीक है, स्ट्रांग है। तो इस तरीके से यहाँ भी प्लेटिनम के। तो प्लेटिनम कहाँ, प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर काफ़ी ज़्यादा, 1s2 2s2 लिखना बड़ा मुश्किल काम, ठीक है ना। और तो आबाद मरतबा ऐसा होगा कि आपको इसका एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा, सोचोगे एटॉमिक नंबर दिया नहीं है, नहीं बेटा, इसको जो है थोड़ा सा स्ट्रेटजी से करिए, थोड़ा दिमाग लगा के बात करिए। इनके ठीक नीचे आ रहा है, देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने लिखा 3D आया 8, तो यहाँ पे क्या आएगा यार 4D8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5D8 आएगा। तो प्लेटिनम का जो भी कॉम्प्लेक्स होगा वो निकल जैसा बिल्कुल हुआ करेगा। डी में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे प्लेटिनम में, और प्लेटिनम में अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो S का दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे निकल गए, जैसे यहाँ पे निकल का निकला था, तो ठीक ये कंडीशन आ जाएगी। अब दूसरी बात आप देखिए, प्लेटिनम में को सब की सब पेयरिंग कराएंगे, स्ट्रांग भी पेयरिंग कराएगा, वीक भी पेयरिंग कराएगा। तो निकल में तो ऐसा था और ऐसा था, तो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन बना। लेकिन प्लेटिनम में चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे वीक हो, चाहे स्ट्रांग हो, हमेशा प्लेटिनम +2 का कॉम्प्लेक्स जहाँ पे 4 लाइगेंड्स हुआ करेंगे, हमेशा क्या हो जाएगा, ये हुआ करेगा DsP2 हुआ करेगा। यानी प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएंगे, DsP2 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वीक भी पेयरिंग कराएगा और स्ट्रांग भी पेयरिंग कराएगा। तो अगर आप देखिए कभी भी प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 4 लाइगेंड्स हैं,
ठीक है ना, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, 1 सेकंड ना सोचिए, कैलकुलेट करने ना जाइए, 10 सेकंड 15 सेकंड अपना बचा लीजिए, फ़ौरन कहिए DSP2 स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, और मैंने अभी लिखा था कि कोबाल्ट जो है इलेक्ट्रॉन को 3D से 4s में ट्रांसफ़र करा दिया करता है, तो ज़रा सा उसको हम लोग देखते हैं, उसका एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। कोबाल्ट जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा दिया करता है कहाँ से, 4s से 3D में ट्रांसफ़र करा दिया करता है, उसका एक एग्जाम्पल हम लोग देकर देखते हैं ज़रा सा कि एक निकल टेट्रा कार्बोनिल को लेते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हुए सबको पता है कि अगर आपका मेटल कार्बोनिल ग्रुप से अटैच हो जाता, कार्बोनिल ग्रुप से लगता है, तो वहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। तो यहाँ निकल जो है 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, यानी कि कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1s2 और 4s2, 3d8 आएगा, 3d8 आएगा। तो D8 है, D8 है, ऐड करिए, 1 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, 3d8 लग रहा है। कोबाल्ट क्या करता है, पेयरिंग कराता है। चलिए पेयरिंग करा दीजिएगा, पेयरिंग कराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये D में एक बचा हुआ है, लेकिन अभी आपके पास 4s भी है। तो ये क्या करता है, मैं कहा कोबाल्ट जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा कहाँ पहुँचाता है, यहाँ पे पहुँचाता है। ठीक है, 4s से कहाँ पहुँचाता है, D में पहुँचाता है, 3D में पहुँचाता है। तो ये आपका 8 था, तो क्या हो गया, 10 हो गया है। अब यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, और S क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, S ऑर्बिटल खाली है यहाँ पे, ये 4s हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास 4 ऑर्बिटल चाहिए, लेकिन आपके पास 1 है, P को लाइएगा 4p, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। कैसा हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से अदर का भी आप कर सकते हो। कभी जैसे मान लीजिए कि अब आपका आयरन पेंटाकार्बोनिल है, FeCO5 है। अब देखिए आयरन यहाँ पे 0 में है। ठीक है ना, तो 1s2 करके आप जैसे ही पहुँचोगे 4s2 3d6, क्या होगा, कोबाल्ट है, ट्रांसफ़र करा के यहाँ पहुँचाएगा, पहुँचा दिया जाएगा, पहुँचा देते हैं। 1 2 3 5 हो गया, 3d8 हो जाएगा, पहुँचाने के बाद 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, पहुंचाने के बाद एक D ऑर्बिटल मिल गया। और अभी आपको कितने चाहिए, 5 चाहिए। आप 4s पे पहुंचोगे। अभी आगे बात बढ़ाइए, क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई है। बात पूरी होने के लिए कुल 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 4p हो गया, तो यहाँ पे कितना, 3 और 2 5, यहाँ पे D हुआ और एक S हुआ और ये P3 हुआ, DSP3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से बना। तो ये होगा कहाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाया करता है। ठीक है, अभी कुछ और एक्सेप्शन है। ठीक है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट बन जाया करते हैं, ज़रा सा देखिए, है ना। ये तो आपका एक पैटर्न था निकालने के लिए, अभी कुछ एक्सेप्शन ये नहीं था, बस इतनी बात याद रखनी थी। कोबाल्ट जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करा दिया करेगा। ठीक है, S से D में ट्रांसफ़र करा दिया करेगा, जहाँ भी कभी ऐसा मिलेगा वो काम हो जाया करेगा। ठीक है ना। अब देखिए एक आता है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे लीक से हट के है आपका ये कापर +2 का कॉम्प्लेक्स है। देखिए कापर +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 4s1 हो जाता है, 3d9 हो जाता है। ठीक, ये होता है इनका। ठीक है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि S में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफ़र कराया जाता है 3D से कहाँ पे, 4। अब देखिए अगर मैं इसको लिखना शुरू करूँ, यहाँ पे 1 2 +2 है, +2 तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 10 हुआ, और यहाँ से 1 जाएगा तो 4s 0 हो जाएगा, और +3d9 बचेगा। देखिए तो 1 2 3 4 और 5, 1 पेयरिंग नहीं होगी, अमोनिया
सिर्फ पेयरिंग कराता है, कहाँ पे सिर्फ पेयरिंग कराता है। कोबाल्ट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बच रहा है। अभी तक कुछ ऐसा नहीं होता था, बच रहा था, बचा रहता था, रहने देते थे। लेकिन यहाँ पे ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है यहाँ 3d से ये ट्रांसफ़र होके चला जाता है 4p में। देखिए s, 3d के बाद 4s, 4s के बाद क्या है 4p, 4p, 4p। अब देखिए आपको कितना 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होके चला जाता कहाँ पे 4p में, यहाँ से यहाँ चला गया। तो ये हो गया खाली, खाली हो गया। तो 1 2 3 4 ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ का यानी कि dsp2 स्क्वायर प्लेनर। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉपर टेट्रामीन कैटायन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके कहाँ पे चला गया था 3d का 4p में चला गया था। तो ये बात को ख्याल करना होगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलतियाँ तो होनी है। अगर इस बात को आपने याद नहीं रखा, इसको नहीं समझा, तो गलतियाँ होनी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और अच्छा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है।